50 नाद भीषण विकराल मांगता हूँ, प्यारे स्वदेश के हित अंगार मांगता हूँ। निर्वाक है हिमालय गंगा डरी हुई है, निस्तब्धता दिशा की दिल में भरी हुई है। 50 नाद भीषण विकराल मांगता हूँ, प्यारे स्वदेश के हित वरदान मांगता हूँ। राजधानी के रूप में विलास में गर्क होती जा रही थी, दिनकर ने उसकी चुभन को सामने रखा है। उसी तरह आप देखिएगा नीम के पत्ते, उनकी रचनाओं का एक संकलन इसमें सटायर है, व्यंग्य है कि दिनकर को अगर तुलनात्मक ढंग से रखिएगा तो एक कुरुक्षेत्र का अंश में पढ़ता हूँ। रण रोकना है तो उखाड़ विषदंत फेंको, वृक व्याघ्र भीत से बही को मुक्त कर दो, अथवा अजा के छागलों को भी बना दो व्याघ्र, दांतों में कराल कालकूट विष भर दो। बट की विशालता के नीचे जो ठिठुर रहे हैं उन्हें फैलने का वर दो। पार्टी के बहुत बड़े नेता, बहुत बड़े विद्वान और नेहरू के विरुद्ध जाने वाले राम मनोहर लोहिया, उन पर कविता है, मर्दों में मर्द लोहिया जवां मर्द है, नेहरू के कारण सारा गंडगोल है। साहित्य को पढ़ने के लिए पहले जो एक प्रकार की भूख हुआ करती थी, इस पीढ़ी के पास नहीं है। फिर भी ऐसा कहना बहुत ठीक नहीं होगा कि इस रेगिस्तान में कोई पेड़ नहीं है। पेड़ है, जहाँ तहाँ लोग पढ़ते हैं, जहाँ तहाँ लोग जानना चाहते हैं। जिन्होंने कर्ण को महाभारतीय कथानक से ऊपर उठाकर नैतिकता और वफादारी की नई राह पर खड़ा कर दिया, वैसे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की आज जयंती है, 115वीं जयंती है। और आज हम उनकी रचनाओं, मुजफ्फरपुर से उनका जुड़ाव और उनके व्यक्तित्व के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर प्रमोद कुमार सिंह। आइए हम उनसे बातचीत करेंगे और सिलसिले में जानेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में। तो पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट लुक की तरफ से। आज दिनकर की जयंती है, इस अवसर पर आपने मुझे स्मरण किया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जी, पहला क्वेश्चन हमारा ये हुआ कि आप दिनकर को किस रूप में देखते हैं? दिनकर को कई लोगों ने कई रूपों में देखा है, और दिनकर है सूर्य, और कहते हैं कि सूर्य में 7 रश्मियाँ होती हैं, उसकी किरणों में वैविध्य है। उसी तरह दिनकर का व्यक्तित्व भी सपाट नहीं है, और उनकी रचना धर्मिता भी एक जगह टिकी हुई नहीं है। उनके साथ दिक्कत यह थी कि वे राष्ट्रीयता से भरी कविताएं लिखते थे, और विदेशी सत्ता को उनकी रचनाएं ठीक ठाक नहीं लगती थी। राष्ट्रवादी कवि थे, इसलिए तो ठीक से वो रह नहीं पाए। तो स्वतंत्रता के बाद जयप्रकाश नारायण जी से इनके अच्छे संबंध थे, तो इन्होंने सोचा कि मैं प्राध्यापक बन जाऊं। तो हिंदी के एमए की ये तैयारी कर रहे थे, तो हिंदी के एमए की तैयारी कर रहे थे, तो जयप्रकाश जी ने इन्हें रोका कि आपकी रचनाएं ऊंची कक्षाओं में लोग पढ़ते हैं, आप क्यों इम्तिहान देंगे। कालांतर में ऐसी स्थिति बनी कि एक सरकारी तंत्र सक्रिय हुआ, और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से, जिसके चेयरमैन उन दिनों डॉक्टर अमरनाथ झा थे, इनकी रचनाओं को दृष्टिपथ में रखते हुए इनको एलएस कॉलेज में BES क्लास 1 की सर्विस दी गई, हिंदी का विभागाध्यक्ष बना दिया गया। तो ये इतिहास में ऑनर्स थे, एमए थे नहीं, PhD थे नहीं, और इनकी रचनाओं के बलबूते पर इनको प्रोफेसर बना दिया गया। स्वाभाविक है कि उस समय जो प्रोफेसर लोग थे उन्हें यह बात पसंद नहीं आई, पर दिनकर ने कठोर परिश्रम कर शास्त्र को समझते हुए, पढ़ाई जारी रखते हुए अपने को एक योग्य शिक्षक के रूप में स्थापित किया। तो मुजफ्फरपुर में ठीक से वो 2 वर्ष भी नहीं रहे कार्यकाल की दृष्टि से।
बट इतने ही दिनों में इन्होंने एक प्राध्यापक के रूप में अपनी एक पहचान बना ली। और आप जानते हैं कि इन्होंने रश्मरथी का प्रणयन यहाँ शुरू किया। आपको मालूम है कि यहाँ उन्होंने अपनी आगामी कई रचनाओं के लिए सामग्री का संकलन किया। बहुत सारे बौद्धिक विमर्शों को उन्होंने यहाँ समझा और लिखने की चेष्टा की। तो इस विषय पर एक स्वतंत्र रूप में बात होगी, लेकिन आपने जो कहा उनके व्यक्तित्व के बारे में, तो उनका व्यक्तित्व इकहरा नहीं था। वे कवि भी थे, प्रशासक भी थे और परिवार में सबको साथ लेके चलने वाले भी थे। ये राजनीति में भी अभिरुचि रखते थे और साहित्य में भी इनकी गति थी। तो बहुत पहले बेनीपुरी जो इनसे आयु में ज्येष्ठ थे, बड़े भाई की तरह थे, एक बार इनके समग्र व्यक्तित्व का आकलन करते हुए रामवृक्ष बेनीपुरी ने कहा कि दिनकर वह प्रज्वलित अंगार है जिस पर इंद्रधनुष खेल रहा है। इस काव्यात्मक पंक्ति के द्वारा उनके समग्र व्यक्तित्व को उन्होंने सम्मूर्तित कर दिया। दिनकर में अंगार का ताप है। उनकी एक कविता ही है आग की भीख। 50 दाद भीषण विकरार मांगता हूँ, प्यारे स्वदेश के हित अंगार मांगता हूँ। निर्वाक है हिमालय गंगा डरी हुई है, निस्तब्धता दिशा की दिल में भरी हुई है। 50 दाद भीषण विकरार मांगता हूँ, प्यारे स्वदेश के हित वरदान मांगता हूँ। तो ऐसी बहुत सारी रचनाएं जो हुंकार में मिलती हैं, सामधेनी में मिलती हैं। दिनकर के व्यक्तित्व का एक वह पक्ष है जिसमें ओजस्विता है, राष्ट्र के प्रति प्रेम है और शहीदों के प्रति एक सम्मान का भाव है। दिनकर ने सरकारी नौकरी में रहते हुए एक कविता लिखी थी। उसके पहले अज्ञेय का एक कहानी संग्रह आया था, उसका भी नाम था विपथगा। तो क्रांति को दिनकर ने भी विपथगा कहा है। उसके आने जाने का कोई तय रास्ता नहीं है। वो कभी भी ज्वालामुखी तरह क्रांति फूट सकती है। क्रांति का कोई व्याकरण नहीं होता है, उसका कोई निश्चित रास्ता नहीं होता है। तो वह कविता राष्ट्रवाद की दुंदुभी है। वह कविता बार बार पढ़ने योग्य है। जैसे उसमें शोषण के विरुद्ध भी है, विदेशी दास्ता के विरुद्ध भी है और उसमें एक चुनौती भी है। पापों के पारावार सजग अब की अगस्त की बारी में। जिस तरह महर्षि अगस्त ने चुल्लू में पूरे समुद्र को सोख लिया था, दिनकर कहते हैं कि ओ पापों के समुद्र, तुमको यह क्रांति सोख जाएगी, चट कर जाएगी, विनष्ट कर देगी। कहानी दिल्ली, अनाचार अपमान व्यंग्य की चूती हुई कहानी दिल्ली। और दिल्ली पर उन्होंने और जो कविताएं लिखी हैं उनमें एक प्रसिद्ध कविता है भारत का रेशमी नगर। तो वहाँ कांग्रेस के शासनकाल में जो दिल्ली राजधानी के रूप में विलास में गर्क होती जा रही थी, दिनकर ने उसकी चुभन को सामने रखा है। उसी तरह आप देखिएगा नीम के पत्ते, उनकी रचनाओं का एक संकलन, इसमें सटायर है, व्यंग्य है। और दिनकर ने बहुत सारी सूक्तियाँ भी लिखी हैं। दिनकर के रचना संसार में आपको आध्यात्मिक स्पर्श भी मिलेगा। वे महर्षि अरविंद के प्रति भी आकृष्ट रहते थे। तो यह कहना कि दिनकर के काव्य में ठहराव है, ऐसा संभव ही नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि दिनकर जड़ता के कवि नहीं है, वे गतिशीलता के कवि हैं। जैसे सूरज की तमाम किरणें, विकिरण जब होती हैं तो सभ्यता, संस्कृति, आराधना, तमाम चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो मैं आपसे कह रहा था कि दिनकर को अगर तुलनात्मक ढंग से रखिएगा तो
एक कुरुक्षेत्र का अंश में पढ़ता हूँ। रण रोकना है तो उखाड़ विषदंत फेंको, वृक व्याघ्र भीत से बही को मुक्त कर दो, अथवा अजा के छागलों को भी बना दो व्याघ्र, दांतों में कराल कालकूट विष भर दो। बट की विशालता के नीचे जो ठिठुर रहे हैं उन्हें फैलने का वर दो। रस सोखता है जो बही का भीम का वृक्ष, उसकी शिराएं तोड़ो, डालियां कतर दो, डालियां कतर दो, डालियां कतर दो। तो शोषण के खिलाफ, पापाचार के खिलाफ, तमाम तरह की गुलामी और दासता के खिलाफ इस अंश को आप देख सकते हैं। जी, राष्ट्र कवि को कोई ओज का कवि मानता है तो कोई संवेदनाओं का कवि, आप उसे किस श्रेणी में रखते हैं? किसी भी बड़े कवि को किसी खास मंजूषा में, खास श्रेणी में आप कैद नहीं कर सकती हैं। स्थिति यह है कि मेरी अपनी धारणा यह है कि दिनकर के काव्य में विषाण भी है और बांसुरी भी है। विषाण कहते हैं भगवान शिव के बाजा को, सिंह है बैल का, उसको उन्होंने बाजा बना दे, उसको श्रृंगनाद कहते हैं। तो जब उनको तांडव करने की इच्छा होती है, ध्वंस करने की इच्छा होती है और तमाम चीज़ों को नष्ट नाबूद करने की इच्छा होती है, तो शिव का वह प्रखर रूप सामने आता है, जिसकी स्मृति दिनकर ने हिमालय शीर्षक कविता में भी की थी। तू रोक युधिष्ठिर को यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। यानी सशस्त्र क्रांति के जो बड़े योद्धा थे उनकी ओर मुखातिब होकर के दिनकर उस हिमालय के व्यास से कहते हैं कि हमको युधिष्ठिर नहीं चाहिए, वो अहिंसक है, उसको जाने दो स्वर्ग, मुझे गांडीव और गदा के साथ, हथियारों के साथ अर्जुन और भीम को लौटा दो। ये तर्क जो है दिनकर का, उससे लगता है कि जैसे वे एक क्रांति के ही कवि हैं। और एक पंक्ति उनकी आती है, धुरजटी ने बजाया विषाण। धुरजटी शिव को कहते हैं। शिव ने विषाण जब बजा दिया तो तांडव की स्थिति आएगी ही। दचे तीव्र गति भूमि कील पर अट्टहास कर उठे धराधर, उपटे अरल फटे ज्वालामुख, ऐसी चीज़ें सामने आती हैं। इस्ट पार्टी के बहुत बड़े नेता, बहुत बड़े विद्वान और नेहरू के विरुद्ध जाने वाले राम मनोहर लोहिया, उन पर कविता है, मर्दों में मर्द लोहिया जवां मर्द है, नेहरू के कारण सारा गंडगोल है। ये दिनकर की पंक्तियाँ हैं। तो नेहरू के शासनकाल में नेहरू के विरुद्ध लिखना आपत्ति को आमंत्रण देना था, और इसका परिणाम हुआ राज्यसभा में दिनकर थे, हटना पड़ा। उनकी रचनाएं आगरा यूनिवर्सिटी में, दिल्ली जहाँ तहाँ थीं वहाँ नहीं रहीं, उसकी एक अलग कहानी है। तो दिनकर जोखिम भी उठाते थे। दिनकर सरकारी नौकरी में रहते हुए सरकार की मुखालिफत करते थे, ये एक बहुत बड़ी बात है। और दिनकर की सहानुभूति सशस्त्र क्रांति करने वाले क्रांतिकारियों के साथ है। बागी सचिंद्रनाथ सान्याल, भगत सिंह, खुदीराम बोस, ये तमाम जो सशस्त्र क्रांति वाले, बगावत करने वाले लोग थे, दिनकर के मन में उनके प्रति श्रद्धा थी। हाँ, दिनकर गांधी को भी महत्व देते थे, बापू पर भी उन्होंने कविता लिखी। लेकिन दिनकर में, जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया कि कई रंग हैं दिनकर के, कई रश्मियाँ हैं, कई किरणें हैं। तो दिनकर ने गद्य भी लिखा, पद्य भी लिखा। वर्तमान समय में दिनकर की रचनाओं की क्या प्रासंगिकता है, उस पर थोड़ा सा विचार करेंगे। अभी जो स्थिति है, अब साहित्य कोई पढ़ता नहीं है, सबसे बड़ी बात है। रचनाएं अगर पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं तो उनको लोग पढ़ता है, उतनी ही दूर तक जितनी दूर तक इम्तहान में उसका फ़ायदा हो सके। साहित्य को पढ़ने के लिए पहले जो एक प्रकार की भूख हुआ करती थी, इस पीढ़ी के पास नहीं है। फिर भी ऐसा कहना बहुत ठीक नहीं होगा कि इस रेगिस्तान में कोई
पेड़ नहीं है, पेड़ है। जहाँ तहाँ लोग पढ़ते हैं, जहाँ तहाँ लोग जानना चाहते से आप ही ने पूछा, आपने आकर के दिनकर के बारे में कुछ प्रश्न किए। यह जो जिज्ञासा है, इसी जिज्ञासा की तह में साहित्य के प्रति प्रेम है। तो दिनकर की रचनाओं की क्या प्रासंगिकता हो सकती है? दिनकर की रचनाओं का जो सबसे बड़ा अर्थ है वो लोकतंत्र का कवि था। तो लोकतंत्र की बात जब भी उठेगी, अक्सर लोग कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, यह है वह है, पर जब कभी भी लोकतंत्र की बात उठेगी तो मुझे याद आता है कि लाल किले की प्राचीर से नहीं, लाल किले के एक कवि सम्मेलन में दिनकर बैठे हुए थे, अन्य कवि भी थे, राजेंद्र बाबू थे, नेहरू थे, बड़े बड़े लोग थे। उस समय दिनकर ने एक कविता पढ़ी थी, जनतंत्र का जन्म। और वह कविता जो है साधारण कविता नहीं है, वह कविता संपूर्ण लोकतंत्र के लिए एक आधार देने वाली है। बात आगे चलकर बहुत सारे लोगों ने जो जनतंत्र में तमाम प्रकार के तबकों की हिस्सेदारी कही, किसानों और मजदूरों की बात कही, अभिजात वर्ग से आगे हटकर नए प्रकार के संदर्भों की बात कही, सब कुछ 1950 की उस रचना में आपको मिल जाएगा। तो दिनकर ने भी जो कुछ लिखा, जो कुछ रचा गद्य में या पद्य में, उन तमाम रचनाओं की आज की परिस्थिति में, इस परिप्रेक्ष्य में हम उन्हें महत्व दे सकते हैं, उनका विस्मरण नहीं कर सकते हैं। तो दिनकर हिंदी के बड़े कवियों की कतार में हैं। और बड़े कवि वह होते हैं जो कभी निस्तेज नहीं पड़ते हैं। जैसे आग है, हम समझते हैं कि आग बुझ गई, ऊपर से राख है, मगर जरा एक फूंक मारिए, राख के नीचे अंगार है। तो दिनकर का काव्य हो, निराला का काव्य हो, मैथिली सेनगुप्त का काव्य हो, जयशंकर प्रसाद का, किसी भी बड़े कवि, तुलसीदास का काव्य हो, इतने दिन बीत गए, तुलसी पर कभी कोई थप्पड़ उठाता है, कभी कोई प्रणाम करता है, तुलसी की पंक्तियों को लेकर के लोग उठापटक करते हैं। तो तुलसी में ऐसा क्या है कि आज भी तुलसी को हम पढ़ते हैं? कबीर में ऐसा क्या है कि उनको पढ़ते हैं? बहुत सारे बड़े कवि जो होते हैं वे भविष्य दृष्टा भी होते हैं, आगामी इतिहास का वे नियमन करते हैं, परिचालन करते हैं, उसके लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। तो दिनकर निस्तेज कभी नहीं पड़ेंगे, उनमें वैविध्य भी है, यानी डाइवर्सिटी, और वैविध्य के अलावा उनमें गांधीर्य भी है। वे स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि मैंने मैथिली सेनगुप्त की सरलता के साथ पंत के सपनों को पेश करना चाहा है। यानी एक भावना और अनुभूति का उनका क्षेत्र है, और एक क्लैरिटी यानी स्पष्टता, यानी लिखने की स्पष्टता, प्रसाद गुण। तो यह जो गुप्त जी की विशेषता है, वह विशेषता जो इतिहास से उन्होंने ली, और वह विशेषता जो छायावादी कवियों से ली, तो दिनकर के काव्य में आप देखिएगा कि जैसे चाँद पर भी कविता है, प्रकृति पर कविता है, निर्झरणी पर कविता है, परंतु दिनकर ने उन कविताओं के अलावा भी बहुत कुछ लिखा है जिनसे साधारण मनुष्य की नियति प्रभावित होती है। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमें दिनकर के जयंती के दिन उनकी जीवनी पर, उनकी रचनाओं पर, उनके व्यक्तित्व पर जानकारी देने के लिए। हमारे साथ बने रहिए, और खबरों के लिए हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।